हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायजे पब्लिकेशन में स्वागत है। चलिए 71वें बीपीएससी मेंस की सीरीज के अंतर्गत आर्ट एवं कल्चर के जो लेक्चर नंबर 2 पटना कलम शैली के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग मौर्य कला के बारे में देख लिए हैं और उस वीडियो को आप जाके यूट्यूब चैनल पे बायजे पब्लिकेशन पे देख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पटना कलम शैली या पटना कलम। इसके सबसे पहले बात करते हैं इसके विकास की कार्यक्रम की बात करते हैं कि कार्यकाल कब रहा, क्या इसमें कार्यक्रम रहा, कैसी प्रकृति का चित्रकारी की गई थी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पटना कलम शैली, जिसे पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, का विकास 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के दौरान बिहार का राजधानी पटना एवं इसके आसपास के क्षेत्र में हुआ था। यह चित्रकला शैली मुगल चित्रकला परंपरा के पतन और यूरोपीय शैली के प्रभाव के संगम से उभरी थी, जिसने इसे भारत की कलात्मक विरासत का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। इसका मतलब हुआ कि पटना कलम शैली का जो विकास हुआ 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ और इस पे मुगल जो काल था उसका भी प्रभाव पड़ा और कुछ प्रभाव ब्रिटिश कला के अंतर्गत जो पश्चिमी सभ्यता की कला था उसका भी प्रभाव पड़ा और इसके कारण क्या है, एक नई विशिष्ट शैली का निर्माण हुआ जिसको क्या कहा गया, पटना कलम शैली। अब इस शैली का विकास के बारे में बात करते हैं कि क्या विकास है, कब हुआ, क्या उत्पत्ति होने के क्या कारण है, कैसे हुआ। तो उत्पत्ति और उदय हुआ तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि मुगल शक्ति का पतन। 1707 ईस्वी के बाद क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि इनके उत्तराधिकारी, यहाँ तक कि औरंगजेब द्वारा भी कला को क्या किया गया था, हस्तोहादित किया गया था, अर्थात उसको कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण क्या है कि कई कलाकार जो है, जो खास करके जो राजकीय कला के अंतर्गत मुगल दरबार में रहते थे, वो कई क्षेत्रों में जाकर पलायन किए और उसी में से एक भाग जो था मुर्शिदाबाद और पटना की ओर प्रस्थान करते हुए जो है पटना कलम शैली के विकास में सहयोग दिए। अगला हम बात करते हैं पलासी युद्ध की अस्थिरता। अब देख सकते हैं कि 1757 ईस्वी के पलासी युद्ध और 1760 में जो बक्सर का युद्ध 1760 के बाद मीर कासिम द्वारा मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन करके कहाँ कर दिया गया था, बंगाल कर दिया गया था और जिसके कारण अस्थिरता उत्पन्न हुई और इससे कलाकारों को एक सुरक्षित ठिकाने की आवश्यकता पड़ी जो इन्हें पटना में मिली और इसके कारण भी क्या हुआ कि पटना कलम शैली का विकास पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में हुआ। अगला देखते हैं ब्रिटिश और स्थानीय संरक्षण। पटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और स्थानीय अभिजात वर्ग कलाकारों को आश्रय देने वाले नए संरक्षण के रूप में उभरे। कंपनी अधिकारियों ने स्मृति चिन्ह के रूप में स्थानीय जीवन के लघु चित्र बनाने की मांग की थी। अर्थात कहने का मतलब है कि पटना के क्षेत्र में कुछ अभिजात वर्ग रहे और ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत कुछ अधिकारी थे जो कला का संरक्षण दिया, उसको आश्रय दिया, जिसके कारण भी क्या हुआ कि 19वीं और 20वीं शताब्दी, मुख्य रूप से 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में पटना कलम शैली का क्या हुआ, विकास हुआ। अगला देखते हैं कि इसके विकास में इंडो यूरोपियन शैली का भी क्या हाथ रहा। नए संरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए कलाकारों ने मुगल परंपरा के साथ साथ यूरोपीय तकनीकों जैसे छायांकन, परिप्रेक्ष्य को अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई इंडो यूरोपियन या कंपनी शैली का उद्भव हुआ। ये भी पूछ सकता है कि कंपनी शैली की विशेषता बताएं, तो पर भी पटना कलम शैली की ही विशेषता बताना है ना, तो जन्म हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये इसकी विकास का क्या हुआ, कारक हुआ, यानी क्या क्या बात किए। पहला है मुगल के अंतर्गत जो पतन मुगल का हुआ, तो कैसे पटना कलम शैली का विकास हुआ। दूसरा है पलासी के युद्ध के बाद अस्थिरता जब उत्पन्न हुआ बंगाल के क्षेत्र में, तो उससे पलायन हो गया क्या है, कलाकारों का जो है प्रवास कहाँ हुआ, बहुत सा क्षेत्र में हुआ, एक भाग क्या हुआ, पटना के क्षेत्र में आकर बस गए। तीसरा है ब्रिटिश
और स्थानीय संरक्षण का मिलना, उसके कारण में क्या है, पटना कलम शैली का विकास हुआ। और नेक्स्ट देख रहे हैं कि इंडो यूरोपियन शैली का विकास हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ कि पटना कलम शैली पर, और जिसके कारण जो पटना के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ उसको कंपनी शैली या पटना कलम शैली के अंतर्गत भी देखा गया। अब इस पटना कलम शैली के विशेषताएं एवं कलात्मक तकनीकें की बारे में बात करते हैं कि क्या क्या विशेषता रहा। हम जानते हैं पटना कलम शैली की विशेषताएं इनमें निम्नलिखित समकालीन शैलियों से अलग करती हैं। अब पहला विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे विषय वस्तु। इन कहने का मतलब हुआ कि पटना कलम शैली के अंतर्गत जो भी चित्रकार थे उन्होंने जिस प्रकार का कला का निर्माण किया या कलाकार जिस प्रकार कला का निर्माण किया उसमें विषय वस्तु को ज़्यादा प्रधानता दी गई थी। यानी जिसमें देखा था आम लोगों के जीवन के बारे में बताना, व्यवसायिक चित्रण, आम लोगों के जीवन में क्या क्या हो सकता है कि पानी भरती महिला, स्कूल, जैसे कई चित्र का निर्माण किया गया। व्यवसायिक चित्रण के अंतर्गत देखेंगे तो मछली विक्रेता, पतंग बनाने वाला कारीगर, अन्य व्यवसायों को क्या है यथार्थवादी चित्रण को क्या किया गया, उकेरा गया था। कुछ त्यौहार के बारे में भी चर्चा किया गया इन विषय वस्तु में, त्यौहार का, ठीक, होली, छठ पूजा, दशहरा, मुहर्रम जैसे कई त्योहारों को, धार्मिक अनुष्ठानों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। ठीक, देखते हैं ब्रिटिश प्रभाव, यानी इसकी विषय वस्तु में ब्रिटिश प्रभाव भी दिखाया जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों को उसके दैनिक और आकस्मिक परिस्थितियों में भी चित्रित किया गया जो तत्कालिक औपनिवेशिक उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक, दूसरा विशेषता की बात करते हैं तो कलात्मक तकनीकें। पटना कलम शैली में क्या क्या तकनीकें अपनाया गया तो देखते हैं कि कजली सिही तकनीक। ठीक, कजली सिही तकनीक ये होता क्या है, यानी कजली सिही तकनीक समांतर होता है कि जैसे मान ले कि एक हमको पेड़ ऐसे बनाना है। ठीक, तो पहले हम लोग इसको रंग भरना है, तो कुछ कलाकार होते हैं कि पहले स्केचिंग किए तब रंग भरें। ठीक, लेकिन कजली स्याही तकनीक में क्या होता है कि एक साथ पूरा दम एक्यूरेट करते हुए रंग भरते आना, दम पूरा एक साथ करना, इसी को समांतर कजली सिही तकनीक के रूप में जाना गया है। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं। यह इस शैली की एक विशिष्ट तकनीक थी जिसमें कलाकार बिना किसी पेंसिल की रूपरेखा के सीधे ब्रश से चित्र बनाते थे, जिसका आपको बताया भी अभी जस्ट है, जिसके लिए उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। यानी कहने का मतलब कलाकार इतना निपुण थे कि एक साथ रेखांकन और चित्रांकन कर देते थे। दूसरा इसमें क्या है, रंग और सामग्री। तो खनिज, पौधे और छाल से निकलने वाले प्राकृतिक रंग द्रव्य का उपयोग किया जाता था। ठीक, इसमें लाल, नीला, पीला, सफ़ेद जैसे रंगों का प्रयोग होता था। चित्रकारी सतह की बात करते हैं। चित्रकारी के लिए बासीली शीट, चावल का कागज, अभ्रक, हाथी के दांत, बांस, रेशम का उपयोग किया जाता था। हाथी के दांत पर लघु चित्र विशेष रूप से उकेरा गया था जो काफी लोकप्रिय थे। इन कहने का मतलब है चित्रांकन के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता, हाथी के दांत, बांस, अभ्रक, है ना, विशेष प्रकार के क्या था, बांस जो है नेपाल के क्षेत्र से जो उगता था तराई के क्षेत्र में, उसका प्रयोग किया गया था चित्रकारों द्वारा। इसमें कलात्मक तकनीक की एक और विशेषता क्या है, यूरोपियन प्रभाव। चित्रों में छायांकन और परिदृश्य जैसी यूरोपियन तकनीकों का समावेश किया गया, जिससे चित्रों में गहराई और यथार्थवाद आया। आगे देखते हैं ब्रश मेकिंग। विस्तृत और महीन स्ट्रोक के लिए गिलहरी, बकरी के बाल से बने महीन ब्रशों का उपयोग किया जाता था। हालांकि ब्रश के रूप में देखिए तो गाय और भैंस के पूंछ के भी जो के बाल थे, पूंछ के बाल, उसका भी ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन उसमें थोड़ा क्या होता था कि उसको पहले गर्म पानी में भिगोकर उसको थोड़ा क्या कोमल बनाया जाता था, उसके बाद ब्रश में प्रयोग किया जाता था। लेकिन समानता अगर देखेंगे ब्रश के रूप में तो गिलहरी और बकरी के बाल के रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तीसरा विशेषता में देखते हैं विशिष्ट पहचान। इसके अंदर क्या है, न्यूनतम पृष्ठभूमि। यानी चित्रकारों द्वारा इन चित्र की लागत कम करने
और मुख्य विषयों को उजागर करने के लिए पृष्ठभूमि और सीमाओं को न्यूनतम या अनुपस्थिति रखा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि जो चित्रकार थे पटना कलम शैली के अंतर्गत, उसके पास लागत कमी थी, पूंजी की कमी थी, जो कि पहले भी जान चुके हैं कि राजकीय संरक्षण का अभाव था और लोक कला पर आधारित चित्रकला था। लोक कला पर आधारित रहेगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्या होगा, समस्या तो होगा पूंजी का। तो पूंजी का अभाव रहेगा तो क्या होगा कि सिर्फ विषय वस्तु पे ध्यान दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अग्रभाग को ज़्यादा उकेरा जाता था। जैसे देख सकते हैं कि चेहरे की नुकीली नाक, धंसी हुई आंखें, घनी भाव जिसको बोलते भाव, उभरी हुई मूछ, है ना, खड़ी मूछें या उभरी हुई मूछें जैसे विशिष्ट विशेषताएं चित्रित की जाती थी। इसके बाद रंग पैलेट की बात करते हैं तो मुगल शैली के गहरे रंगों के बजाय नरम, धुलाई और हल्के रंगों के पैलेट को अपनाया गया। इस तक इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट विशेषता में अगर बात करते हैं तो सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की जो कला का निर्माण पटना कलम शैली द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो पटना कलम ने एक दृश्य नृवंश विज्ञान के रूप में कार्य किया, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक दस्तावेजीकरण के अंतर्गत अगर देखते हैं तो इसने उस समाज की व्यावसायिक विविधता, वस्त्र, आभूषण, त्यौहार, रीति रिवाज का दस्तावेजीकरण किया, जो इतिहास और समाज शास्त्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण रहा। यानी कहने का मतलब है जो चित्रांकन किया गया उसके माध्यम से तत्कालिक जो समाज में क्या परिस्थितियां थी, क्या समाज की स्थिति था, कैसी कैसी परंपरा था, ठीक, व्यवसायिक वर्ग की क्या स्थिति था, उसके बारे में इसमें उकेरा गया है, जिसके बारे में सहज रूप से आज भी हम लोग जान सकते हैं। अगला हम देखते हैं, इसमें पॉइंट देखते हैं तो औपनिवेशिक संबंधों का चित्रण। यानी कहने का मतलब है कि इसने, यानी कौन, पटना कलम शैली के चित्रकारों ने भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को दर्शाया और बाद की कंपनी शैली की चित्रकला को रूपांतरित करने में योगदान दिया। अगला है कलात्मक स्वतंत्रता। शाही संरक्षण से मुक्त होकर इसने कलाकारों को विषयों को चुनने की स्वतंत्रता दी, जिससे कला आम जनता की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकी। यानी कहने का मतलब है कि कला के बारे में क्या है, कलाकार थे उसको चुनने की स्वतंत्रता थी और उसके माध्यम से जो भी आम जनजीवन की जो विषय वस्तु थे उसके संदर्भ में कई प्रकार के कलाओं का निर्माण पटना कलम शैली के अंतर्गत कलाकारों द्वारा किया गया। अगला देखते हैं कि महिला कलाकारों का योगदान इसमें कुछ क्या था। तो कुछ विशेषता महिला कलाकार भी थी, जिसमें दबो बीबी, सोना बीबी जैसी महिला कलाकारों ने भी इस कला में स्कूल में सक्रिय रूप से योगदान दिया, जो पुरुष प्रधान कला के क्षेत्र के महत्वपूर्ण है, पुरुष प्रधान कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यानी जिस कला पे पुरुषों की प्रधानता हो और उस कला में महिलाओं के भी क्या किया गया, उस पर ध्यान दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि कला में भी क्या है कि समाजीकरण की स्थिति दिखाई देने लगा। अब थोड़ा देखते हैं कि इसके अलावे बात करते हैं तो कुछ पुरुष कलाकार थे, जैसे में देख सकते हैं ईश्वरी प्रसाद 1870 से 1949, जो अंतिम प्रमुख कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं, जो कला स्टूडियो बंद हो गए और इसके बाद राम सेवक लाल, हुलास लाल, शिव दयाल जैसे कलाकार थे। और इन कलाकारों ने मुख्य रूप से देखिएगा तो बेगम की शराबखोरी, लैला मजनू से संबंधित चित्र को उकेरा गया। इसके अलावा कई मंदिर, मस्जिद, पर्व त्यौहार, समाजी जनजीवन, पानी भरती महिला, हल चलाता किसान, मोती चुनता कौआ जैसे कई चित्रों का क्या किया गया था, इसमें चित्रांकन किया गया था। अब थोड़ा इसका हम पतन के बारे में बात करते हैं। तो पतन कैसे हुआ, तो पतन के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग 1.5 सदी तक समृद्ध रहने के बाद
पटना कलम शैली 20वीं शताब्दी की शुरुआत में धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हुआ। जैसे फोटोग्राफी का उदय, आप जानते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, फोटोग्राफी का उदय होने लगा और तकनीक उन्नति के कारण फोटोग्राफी का आगमन हुआ, जिससे सस्ते और तीव्र और अधिक यथार्थवादी चित्र प्रदान किए गए, जिससे चित्रकला की मांग में कमी आने लगी। जैसे अभी देख रहे हैं कैमरा क्या है, जैसे मोबाइल आ गया तो मोबाइल आने से क्या है, कैमरा का जो नॉर्मली ग्रामीण क्षेत्र में कैमरा का जो पहले भूमिका था वो भूमिका क्या हुआ, धीरे घट गया है। अब बड़े बड़े कैमरा का काम की जगह कौन ले लिया, मोबाइल फ़ोन ले लिया। उसी तरह से उसमें जो चित्रकारी होता था उसके जगह पर क्या है, फोटोग्राफी का उदय हुआ। तो उसकी जगह पर क्या हुआ कि जो जितने भी कलाकार थे उसकी जो कला था, जो निर्माण था, काफ़ी महंगे हो गए उसके सामने, और इसलिए मार्केट में क्या हुआ कि काफ़ी महंगे होने के कारण क्या है, इसकी मांग घट गई और अंततः देखा जाता है कि इसके कारण भी पटना कलम शैली के पतन की ओर आगे बढ़ना शुरू हो गया। अगला देखते हैं संरक्षण में परिवर्तन। ठीक, ब्रिटिश अधिकारियों की बदलती रुचि और स्थानीय अभिजात वर्ग के आर्थिक पतन के कारण क्या है कि पटना कलम शैली का क्या है, संरक्षण नहीं मिला, और जिसके कारण भी क्या हुआ, पटना कलम शैली पतन हो गया। अगला है बाजार संतृप्ति। विषयों का बार बार दोहराव होने लगा, जिससे कलाकृति में नवीनता की कमी आई और बाजार में रुचि कम हो गई। सीधा बात होता है कि यदि आप ही लोग होते हैं कि एक ही बार बार कुछ भी चीज़ वस्तु, अच्छा कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता, उससे किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही वस्तु बार बार प्रयोग करने से क्या होता है कि जो लगाव होता है वो धीरे धीरे घट जाता है। ठीक, तो उसके कारण क्या, उसमें कुछ ना कुछ नवीनता देखने को मिलता है। जैसे अभी क्या होता है, बाइक वगैरह हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हर एक साल गाड़ी का, तो अगर मान लीजिए 100 सीसी, 150 सीसी, 250 सीसी, 300, 500 जिस तरह सीसी भी है, 350 सीसी की जिस तरह गाड़ियाँ, उस सब में अलग अलग दृष्टिकोण रहता है। लेकिन मॉडल बदलता है तो क्या हर एक साल नया नया मॉडल आना शुरू होता है, भले सीसी उतना ही रहता है। इससे क्या होता है कि लोगों को जो ग्राहक होता है उसको रुचि बना रहता है। तो उसी तरह से पटना जो कलम का जो शैली के अंतर्गत जो चित्रकार थे वो अपनी जो रुचि जो था ग्राहक का, यानी जो बाजार का, उसको पूरा नहीं कर पाए और अंततः क्या होता है कि ये भी पतन का एक कारण बनता है। इसके अलावा आजीविका का अभाव भी क्या हुआ है, एक पत्र इसमें शायद नहीं दिया गया है, छूट गया है, इसको देख लेंगे। आजीविका का अभाव, आजीविका का अभाव, यानी आजीविका का अभाव भी एक कारण हुआ पटना कलम शैली की पतन का। जैसे देख सकते हैं कि जो जितने भी जो कलाकार थे वो काफ़ी संपन्न परिवार से नहीं थे, वो अपनी आजीविका के लिए क्या कर रहे थे, चला रहे थे, लेकिन इनके क्या है, बिक्री काफ़ी कम हो गया। इसके कारण क्या है, बहुत सा कलाकार जो कृषि क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में क्या हुआ, संलग्न हो गए और धीरे धीरे करके कला से काफ़ी दूर चले गए। उसके बाद कुछ कलाकार जैसे उनके मृत्यु के कारण भी क्या हुआ कि इसका पतन हुआ। जैसे देख सकते हैं ईश्वरी प्रसाद का जो है जो अंतिम दौर था 1870 से 1949 के दौरान, अंतिम प्रमुख कलाकारों की मृत्यु के साथ कला स्टूडियो बंद हो गया और इस शैली को आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं बचा। अन्य संबंधित प्रमुख कलाकार सेवक राम, हुलासा, सिरदयाल आदि थे, लेकिन उन्होंने क्या इनके बाद जो भी कलाकार हुए उस काफ़ी सक्रिय नहीं हुए। ठीक, उसके बाद एक और है पश्चिमी कला का प्रभाव भी इसका पतन का कारण बना। भारत में पश्चिमी कला, शिक्षा के प्रसार और आधुनिक कला के बढ़ते प्रभाव ने पारंपरिक पटना कलम शैली को हाशिए पर ढकेल दिया। ठीक, जिसके कारण भी पतन हो गया। थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा और पॉइंट देख लेंगे निष्कर्ष से पहले कि इसकी क्या वर्तमान में इम्पोर्टेंस है, यानी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है जो वर्तमान में इसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखते हैं पटना क्षेत्र में है तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। यदि क्वेश्चन वर्तमान से जोड़ के पूछ देखिए क्या इसका वर्तमान औचित्य है, तो पर्यटन के क्षेत्र में हो जाएगा। एक सांस्कृतिक विरासत की पहचान के रूप में बिहार का हो जाएगा, बिहार या भारत के लिए हो जाएगा। और पटना कलम शैली के अगर बारे में और अगर इसके वर्तमान के महत्व देखते हैं तो अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो मधुबनी पेंटिंग है उसी तरह से पटना कलम शैली के क्षेत्र में क्या कर रहा है, धीमा ही सही लेकिन इस पर भी क्या किया गया है, ध्यान देने का प्रयास किया गया है और धीरे धीरे इस कला को क्या किया गया है कि जो पुनः समाज में एक बार पुनः मार्केट में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, वर्तमान में कला अगर विकसित होता है तो कला के माध्यम से क्या है कि बिहार सरकार अपने जो आर्थिक स्थिति को मजबूत भी कर सकता है। ये वर्तमान का एक नया चैप्टर है। अभी भी देख रहे हैं कि
आर्थिक सर्वेक्षण हो उसमें या बजट में देखते हैं कि कला के लेकर बिहार सरकार काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है, चाहे पटना क्षेत्र हो, गया हो, बिहार शरीफ हो, नालंदा हो, वैशाली हो, कैमूर हो, है ना। यानी धार्मिक पर्यटक के साथ साथ क्या होता है कि जो गैर धार्मिक पर्यटक क्षेत्र में भी बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है। उसमें पटना कलम शैली काफ़ी मतलब अहम भूमिका में निभा सकता है या उसको विकास करके पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए एक निष्कर्ष को देखते हैं। पटना कलम मुगल सूक्ष्मता और यूरोपियन यथार्थवाद को कुशलता से मिश्रित करके आम आदमी के जीवन को कैनवास पर उतारने वाली एक अभिनव शैली थी। यद्यपि तकनीक प्रगति और संरक्षण में बदलाव ने अंततः इसके पतन का कारण बना, इसकी विरासत आज भी पटना संग्रहालय, विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय लंदन जैसे प्रमुख संग्रहालय में सुरक्षित है। यह बिहार की अमूल्य सांस्कृतिक निधि है और कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना जैसी संस्थाओं के माध्यम से इसके पुनरुद्धार और दस्तावेजीकरण का प्रयास जारी है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यदि इसका PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिए कि बायजे पब्लिकेशन का YouTube चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करिए और फॉलो कर लीजिए। और क्या उसको इस पर जितना भी जो फीडबैक आप लोग को देना है तो आप टेलीग्राम के चैनल भी है बायजे पब्लिकेशन के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। और जो भी सुझाव रहेगा सुझाव आपका आमंत्रित है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।